अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, मैंने कुछ प्रैक्टिस टेस्ट आपको सेंड किए थे और उनमें से फर्स्ट टू आई गेस मैंने कहे थे कि आपने इस वीकेंड पे अटेम्प्ट करने हैं और मुझे उम्मीद है कि आप सब ने वो अटेम्प्ट किए होंगे। ऐसे ही अभी और जब अटेम्प्ट किए होंगे तो उनमें कुछ प्रॉब्लम्स भी होंगे। सो टुडे वी विल डिस्कस द क्वेरीज प्रॉब्लम्स। तो पहले हम ओपन करते हैं प्रैक्टिस टेस्ट वन। ओके जी, फर्स्ट प्रैक्टिस टेस्ट वन। प्रैक्टिस टेस्ट वन में सेक्शन वन तो आपका इंग्लिश था। सेक्शन टू वाज मैथ्स। आई थिंक तीन तीन सेक्शन मैथ्स के थे या चार चार, कुछ कुछ फोर सेक्शन भी होंगे मैथ्स के। जी बताइए। सेक्शन टू, प्रैक्टिस टेस्ट वन सेक्शन टू में कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका मतलब है सर इज वन अ प्राइम नंबर? नो, वन इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। वन प्राइम भी नहीं है और कॉम्पोजिट भी नहीं है। प्राइम की जो आप कहते हैं उस डेफिनेशन उसके कहते हैं टू डिस्टिंक्ट फैक्टर्स होने चाहिए। लाइक टू टू के देर आर टू डिस्टिंक्ट फैक्टर वन एंड टू। सेवन के टू डिस्टिंक्ट फैक्टर्स हैं, टू डिफरेंट फैक्टर वन एंड सेवन। इसी तरह 19 के टू डिस्टिंक्ट फैक्टर्स वन एंड 19। तो प्राइम नंबर्स के टू डिस्टिंक्ट फैक्टर्स होने चाहिए, जबकि वन वन के का एक ही फैक्टर है और वो वन है। सो वन इज नॉट अ प्राइम नंबर, नीदर कॉम्पोजिट। जी नेक्स्ट बताइए। क्वेश्चन सेवन आप कह रहे हैं। दिस वन। ओके, क्वेश्चन सेवन में आपके पास टू ट्राइंगल्स बनी हुई हैं, ओवरलैपिंग ट्राइंगल्स। और एंगल ए आपको गिवन है 60, एंगल सी गिवन है आपको 50, और आपको फाइंड करना क्या है? एक्स फाइंड करना है। देखिए ये जो ट्राइंगल है 90 50 वाली, अगर एक 90 है एक 50, थर्ड एंगल इसका क्या होगा? वो 40 होगा। अगर ये 90 है तो इस तरफ भी 90 है, स्ट्रेट लाइन है ना। अगर एक 90 है एक 60 है तो थर्ड एंगल क्या होगा? 30। और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, मीन जो लाइंस क्रॉस करती हैं, अगर एक एंगल 30 है तो उसकी ऑपोजिट भी क्या होगा? 30 होगा। तो इसी बेसिस पे ये एंगल हो गया 30। अब वो जो ट्राइंगल बीच में बनती है, एक एंगल एक्स है एक 30 और एक 40 हो गया। सो 30 प्लस 40 हो गया 70। सो 180 माइनस 70 इज 110। सो ऑप्शन ई इज करेक्ट। ये था क्वेश्चन सेवन। नेक्स्ट बताइए प्लीज। नहीं, ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि नॉर्मली पेपर में लिखा होता है कि जो डायग्राम्स है वो नॉट टू स्केल है, वो स्केल पे नहीं बनी। या अगर तो स्केल पे बनी हूँ डायग्राम तो फिर तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये एंगल 90 से तो ज्यादा ही है, तो 110 हो जाएगा। लेकिन नॉर्मल इंस्ट्रक्शन पेज भी लिखा होता है कि वो जो डायग्राम बनी हुई है वो स्केल पे नहीं बनी। 13।
अच्छा, क्वेश्चन 13 अगर देखें तो उस क्वेश्चन 13 के लिए उसने कुछ पहले हिंट दिया हुआ है। हिंट मीन ये जो क्वेश्चन 11 से 13 है वो इस पे डिपेंडेंट है। आप लोगों ने ये 11 12 तो कर लिया होगा। क्वेश्चन 11 से 13 के लिए इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि 5 फैक्टोरियल इज, 5 फैक्टोरियल का क्या मीनिंग है? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये फैक्टोरियल का सिंबल है, ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क बना हुआ है ना, ये फैक्टोरियल कह रहा है। कहता है 5 फैक्टोरियल होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 7 फैक्टोरियल का क्या मतलब होगा? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। और ये फैक्टोरियल बेसिकली उसने ऑलरेडी, ये एक न्यू सिंबल है शायद। वैसे तो फैक्टोरियल A2 में पढ़ते हैं, और लेकिन अगर ये आपने नहीं भी पढ़ा तो उसने फैक्टोरियल के बारे में बताया कि ये है क्या, इस साइन की का सिग्निफिकेंस क्या है, या इस साइन का रूल क्या बनता है, वो उसने बता दिया। इसको कहते हैं न्यू साइन प्रॉब्लम। कोई भी नया साइन पेपर में दे सकता है। ये तो फिर फैक्टोरियल एक नाउन फैक्ट भी है मैथ का। लेकिन अक्सर वो आपको $5 के बारे में बता देता है कि $5 का मीनिंग क्या है, और आपसे फिर पूछेगा $6 का बताएं आंसर क्या होगा। तो अब आप 13 क्वेश्चन इसके मुताबिक कह रहे करना है। अब उसने साथ ये भी कह दिया कि y प्लस इक्वल टू एक्स, और इसका आंसर क्या होगा। और गिवन क्या है? y फैक्टोरियल ओवर x फैक्टोरियल। देखिए, आप देखना यह कि इन टर्म्स ऑफ y करना है। मैं अगर y फैक्टोरियल को y ऐसे लिख रहा हूं, वी नो कि x किसके इक्वल है? y प्लस 2 के। तो आई कैन राइट y प्लस 2 फैक्टोरियल। अब आपको पता है फैक्टोरियल का मतलब है वो नंबर और उससे एक कम करते थे। अगर मैं y फैक्टोरियल को उसी तरह लिखा रहना, y प्लस 2 फैक्टोरियल को एक कम करता जाऊं तो क्या बनेगा? पहले आएगा y प्लस 2, इसमें से एक कम कर दें, क्या बन जाएगा? y प्लस 1। फिर इसमें से एक कम कर दें, y बन जाएगा। फिर एक और कम कर दें, y माइनस 1। ये तो चलता रहेगा। क्या मैं उसको y तक स्टॉप कर सकता हूँ और लिख दूं y फैक्टोरियल? ऐसे कर सकते हैं। मीन 6 फैक्टोरियल को हमें पता है कि वो होता है 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। लेकिन मैं यूं भी तो कर सकता हूँ 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। मैं यहाँ स्टॉप भी कर सकता हूँ। मैंने वाई फैक्टोरियल तक क्यों स्टॉप किया? रीजन क्या था? क्योंकि न्यूमिनेटर में मुझे वाई फैक्टोरियल नजर आ रहा था, तो ये वाई फैक्टोरियल में कैंसिल कर दो, और आंसर क्या आ जाएगा? 1/y+2 y+1। ऑप्शन ए। जी नेक्स्ट बताइए। आप जब पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो तो साथ मार्क कर लिया करें, अपने पास नोट करते रहा करें कि ये क्वेश्चन है जो कि आपने मुझसे क्लास के दौरान पूछने, ताकि जल्दी से हम डिस्कस करते जाए। जी, ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स हैं कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, इसका मतलब है कोई प्रॉब्लम नहीं है या कि अटेम्प्ट ही नहीं किया। क्वेश्चन 15। ओके, चलिए जी क्वेश्चन 15 देखते हैं। ओके, इफ p plus 2q is equal to 2q plus 6, which of the following statements must be true? Must be true. P plus q is equal to 2 times q plus 6. So must be true का मतलब कि वो कोई एक केस भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके लिए वो अगेंस्ट चला जाए। मस्ट बी ट्रू। ओके, पहली स्टेटमेंट है P इज इवन। क्या जरूरी है?
पी का इवन होना। पी का इवन होना क्या जरूरी है? P प्लस क्यू इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स Q+3, ऐसे लिख सकते हैं ना? ओके। अब आप देखिए कि यहाँ पे Q+3 कुछ भी हो, Q+3 कुछ भी हो, जब वो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर हमेशा इवन रहेगा। अगर ये इसका मतलब दिस इज ऑलवेज इवन। अगर इसकी राइट साइड हमेशा इवन है तो इसका मतलब इसकी लेफ्ट साइड भी हमेशा इवन होगी। एग्री करते हैं इसके बाद? इसका ये मतलब आ जाएगा P प्लस क्यू का आंसर हमेशा इवन। अब मुझे बताइए, क्या उसमें P हमेशा इवन होना जरूरी है? नहीं। ऐसा हो सकता है कि Q1 हो और P3 हो। तो इसका मतलब एक केस हम देख लिया कि ये फर्स्ट का हमेशा ट्रू होना जरूरी नहीं है। क्या Q का इवन होना जरूरी है? वो भी जरूरी नहीं है। PQ इज इवन। अच्छा वैसे थर्ड को तो हम देख ही नहीं, अगर पहली दो फॉल्स हो गई हैं, आप अगर थर्ड ट्रू भी हो जाए, थर्ड ट्रू भी हो जाए तो ऑप्शन में कोई आंसर उसके साथ मैच भी नहीं होता। जो ऑप्शन ABCDE गिवन है उसमें 3 ओनली है ही नहीं कहीं पे। देखे ना, 1 ओनली का ऑप्शन है, 2 का है, 3 का तो ऑप्शन ही नहीं है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या बनेगा? नन। ओके, नेक्स्ट बताइए भाई। 16 पूछा था नसर ने, आई थिंक किसने पूछा था? हमजा ने 16 पूछा था, ग्राफ है उसमें कुछ बना हुआ। फॉर द अबव ग्राफ फॉर विच वैल्यूज ऑफ एक्स, फॉर विच वैल्यू ऑफ एक्स इज वाई ग्रेटर देन जीरो। देखिए वाई ग्रेटर देन जीरो कहां पे है? मैं वो ग्राफ शेड करता हूं जहां वाई ग्रेटर देन जीरो। वाई ग्रेटर देन जीरो का मतलब वाई पॉजिटिव है। वाई पॉजिटिव कहां पे है? मीन जब अबव द एक्स एक्सिस। ये जो ग्राफ मैंने शेड कर दिया है ये वो पोर्शन है जहां पे ग्राफ, जहां वाई की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है। तो ये रीजन कौन सा है? -3 से लेस, बिटवीन -1 एंड 3 से ग्रेटर। अब ये चेक करें कौन सा रीजन है ऐसा, कौन सी ऑप्शन करेक्ट है? लेस देन -3 एंड ग्रेटर देन -1, लेस देन 1। बी, ये बन रही है ना? सो वो रीजन देखना था जिसमें वाई पॉजिटिव है। मीन वाई पॉजिटिव कहाँ होता है? यहाँ अबव द एक्स एक्सिस। तो अबव द एक्स एक्सिस में देखें ग्राफ जो शेड किया है उसके लिए इनइक्वालिटी लिखनी थी। तो -3 के लेफ्ट पे एक्स इज लेस देन -3, बिटवीन -1 एंड 1 एंड ग्रेटर देन 3। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये था 16। हमजा आई होप क्लियर होगा। नहीं सर, ओके। हमजा ये ग्राफ में एक्सटेंड करता हूँ, और ये एक्सटेंड करता हूँ और इस तरफ। ये जो रेड पोर्शन ऑफ ग्राफ है, रेड पोर्शन ऑफ ग्राफ, अगर मैं आपको कहूँ ये जो रेड पोर्शन है इसके लिए मुझे एक्स वैल्यूज बताएं, तो एक्स वैल्यूज कौन सी है? -3 और -3 से लेफ्ट साइड पे ग्राफ है, ऐसा ही है। तो -3 के लेफ्ट साइड पे ग्राफ है, तो अगर मैं इसके लिए इनइक्वालिटी लिखूं तो ये आपकी ये बनेगी एक्स इज लेस देन -। अगर मैं इस ग्राफ की बात करूं, ये वाला ग्राफ, ये ग्राफ किन वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए एग्जिस्ट कर रहा है? 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए। मीन इस तरफ जो वैल्यूज, मीन एक्स इज ग्रेटर देन 3 के लिए एक्स वैल्यूज अगर लिखनी हो। और अगर मैं ये वाला जो ग्राफ है इसके लिए अगर आपको कहूं कि मुझे एक्स की इनइक्वालिटीज बताएं,
तो ये x का कौन सा ग्राफ है, कौन सी वैल्यूज के लिए ग्राफ है, -1 और 1 के दरमियान। अब क्वेश्चन ये कि मैं इसी ग्राफ को क्यों ले रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन में उसने कहा था कि y इज ग्रेटर देन 0। आप मुझे बताइए y इज ग्रेटर देन 0 कौन सा पोर्शन होता है, अबव द x एक्सिस, ये पॉजिटिव y एक्सिस होता है ना। पॉजिटिव y एक्सिस कौन सा रीजन होता है, जो x एक्सिस से ऊपर वाला रीजन होता है वो पॉजिटिव y एक्सिस को शो करता है। अगर मैं ब्लू कलर में नेगेटिव y ग्राफ शो करूं तो वो ये है, ये नेगेटिव y एक्सिस है। और रेड में पॉजिटिव y एक्सिस है। तो मुझे वो रीजन शेड करना था विच इज ग्रेटर देन y इज ग्रेटर देन 0। ओके। अच्छा अभी हमजा अगर यही क्वेश्चन में चेंज कर दूं, y इज ग्रेटर देन 0 की बजाय कर दूं y इज लेस देन 0, तो फिर आप देखिए कौन सा पोर्शन ऑफ ग्राफ होगा, y इज लेस देन 0 के लिए ये रीजन होगा जो कि नेगेटिव y एक्सिस की तरफ आएगा। फिर कौन सी ऑप्शन ट्रू होगी, कोई भी नहीं। हाँ नहीं, यहाँ पे अगर उसने ये इनइक्वालिटी ठीक नहीं लिखी, मिडिल में अगर x डाल देना इसमें सही तरह, इसमें इनइक्वालिटी, तो ये ऑप्शन ए करेक्ट हो सकती है। देखिए ना, x इज ग्रेटर देन 1 लेस देन 3, और यहाँ पे वो इनइक्वालिटी सही उसने लिखी, x मिस कर दिया, ये होना चाहिए x इज ग्रेटर देन -3 लेस देन -1। तो फिर ऑप्शन ए उसके लिए ट्रू हो सकती है। ये था क्वेश्चन 16। नेक्स्ट बताइए भाई। सर क्वेश्चन, सर इन सेकेंड सेक्शन 5 क्वेश्चन 18। जी सेक्शन 5 में चला जाऊं, उससे पहले कोई क्वेश्चन तो नहीं है। ओके सेक्शन 5 क्वेश्चन 18। Okay, minus a raised to power minus c raised to power minus c is a positive integer. And a, b, and c are integers. Then option A must be negative, B must be negative, C must be negative, B must be an even positive integer, B must be an even positive integer. None of the above. लगता है काफी सोचना पड़ेगा। अच्छा एक बात याद रखिएगा, ये जो पावर्स हैं ये नेगेटिव के ऊपर नहीं है, मीन ए की पावर ये माइनस बी माइनस सी ए की पावर है, ये माइनस के ऊपर नहीं है। अगर ये ओवरऑल आंसर पॉजिटिव है, अगर ओवरऑल आंसर पॉजिटिव है इसका मतलब कि इस पूरे का आंसर क्या है, नेगेटिव है। ठीक। बिल्कुल। फिर अच्छा अभी ये पता है कि माइनस ए पावर माइनस बी पावर माइनस सी है पॉजिटिव। अगर ये पूरा पॉजिटिव है, ये पूरा अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब कि इसका आंसर क्या है, नेगेटिव है। इसका मतलब ए पावर माइनस बी पावर माइनस सी इज नेगेटिव। अब इसका अगर आंसर नेगेटिव है तो इसका मतलब ए को नेगेटिव होना चाहिए। क्या मुझे बताइए किसी नंबर की पावर पॉजिटिव हो तो आंसर नेगेटिव आ सकता है, सॉरी आई एम रिपीटिंग माई स्टेटमेंट। इसका ओवरऑल आंसर अगर नेगेटिव हो तो आपको ए के बारे में क्या पता चलता है, ए मस्ट बी नेगेटिव। ए अगर नेगेटिव ना हो तो इसका आंसर पॉजिटिव, इसका आंसर नेगेटिव आ ही नहीं सकता।
देखें, 3 की पावर कुछ भी ले लो, एक पॉजिटिव नंबर है 3, इसकी पावर कुछ भी ले लें आप, 2 ले लें, 2 ले लें, -2 ले लें, 5 ले लें, -5 ले लें, 1/3 ले लें, 1/7 ले लें, या -1/7 ले लें, कुछ भी पावर लें, इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव रहेगा। 3 स्क्वायर का आंसर 9 होगा, 3 पावर -2 का आंसर भी पॉजिटिव होगा, 1/9। आपका अगर आंसर नेगेटिव लाना चाहते हैं तो इसका मतलब बेस आपकी नेगेटिव होना जरूरी है, आपकी बेस होना जरूरी है। अब आप देखें कि इसका अगर आंसर नेगेटिव लाना चाहते हैं तो ए का आंसर नेगेटिव होना जरूरी है। ए अगर पॉजिटिव हो तो कभी भी ये नेगेटिव नहीं आ सकता। सो ए मस्ट बी पॉजिटिव, सो ऑप्शन ए इज ट्रू। गॉट इट? जी नेक्स्ट बताइए। सेक्शन 7 क्वेश्चन 8 राया। सेक्शन 7 क्वेश्चन 8, ये आई थिंक सेक्शन 7 ही है। Sir, I have same questions too. Okay, question 8. Question 8 का है ना, 7 का 8 का है। ओके जी, इस प्रीवियस के साथ तो कोई लिंक वगैरह नहीं है ना, डायरेक्ट है क्वेश्चन 8। ओके, क्वेश्चन 8 में डायगोनल गिवन है 45 45, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन क्यों नहीं दी हुई? ये एंगल 90 हो गया, ओवरऑल राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है 45 45। अगर वो, ये ऐसा लग रहा है कि कोई इंफॉर्मेशन मिसिंग है इसमें। कोई इंफॉर्मेशन आई थिंक मिसिंग है, क्योंकि कोई लेंथ नहीं दी हुई, ना ही सर्कमफ्रेंस गिवन है, ना ही कोई डायमीटर गिवन है, ना कोई रेडियस गिवन है, ना ही स्क्वायर की लेंथ गिवन है। Hmm, तभी रायान इस पे स्टक हुए हैं। आई थिंक के कोई इंफॉर्मेशन मिसिंग है, कंप्लीट क्वेश्चन नहीं। और मेरा ख्याल है रायान और फातिमा जिन्होंने ये अटेम्प्ट किया, जो पूछ रहे हैं, वो भी इस बात से एग्री करेंगे। जी बिल्कुल ऐसे ही, इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, तभी ये नहीं हुआ आपसे। चलिए जी नेक्स्ट बताइए, इस पेपर में कोई और है? प्रैक्टिस टेस्ट 1 में कोई और प्रॉब्लम? शुड वी मूव फॉरवर्ड टू प्रैक्टिस टेस्ट 2? ओके, हियर वी गो। ओके जी, प्रैक्टिस टेस्ट 2। जी बताइए, प्रैक्टिस टेस्ट 2 में कोई प्रॉब्लम? सबसे पहले चलते हैं हम सेक्शन 2 की तरफ। मैथ का जो सेक्शन 2 है, 21 क्वेश्चन 25 मिनट्स में अटेम्प्ट करना था। ये इंफॉर्मेशन जो गिवन थी, आप इसको यूज कर सकते थे। जी, प्रैक्टिस टेस्ट 2 में प्रॉब्लम बताइए।
जी जरा मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि कौन कौन लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं। रेज योर हैंड इफ यू हैव अटेम्प्टेड प्रैक्टिस पेपर 2। जी जो ऑनलाइन है वो ऑनलाइन रेज करेंगे। फातिमा ने रेज किया, रायान ने क्वेश्चन पूछा है तो इसका मतलब उन्होंने अटेम्प्ट किया है। 2 स्टूडेंट्स इधर जो बैठे हुए हैं भाई, आपने भी अटेम्प्ट किया है, सो 3। ओवरऑल अराउंड 20 स्टूडेंट्स हैं जो कि सेट के अटेम्प्ट देने लगे हैं इधर, और 3 स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किया है। अच्छा क्वेश्चन 16 आप पूछ रहे हैं किस सेक्शन का? सेक्शन 2 का। चलें सेक्शन 5 का मैं रायान उसकी तरफ जाता हूँ, अभी ये सेक्शन 2 का पहले हम कर लेते हैं। क्वेश्चन 16। अगस्त एंड सितंबर बेस्ट नेट सेल्स। अगस्त में जो सेल्स हैं वो आप देख सकते हैं, सितंबर में जो सेल्स हैं वो भी देख सकते हैं। अब आपको उसने इन सिंबल्स का मीनिंग आगे बताया हुआ है कि अगर कहीं स्क्वायर या रेक्टेंगल जो भी बना हुआ है ये, उसका मीनिंग है 1000 बेस्ट नेट सेल्स। और ट्राइंगल का मीनिंग है 50 बेस्ट नेट सोल्ड एंड रिटर्न है। 50 बेस्ट नेट सोल्ड एंड रिटर्न। टोटल सेल्स क्या होती है? दिस माइनस दिस। ठीक हो गया। तो अगस्त की फिर सेल्स कितनी बनी? 1000 प्लस 1000 इज 2000, और 2000 में से 150 माइनस कर दें, ऐसे ही बन रहा है ना। सो वो बन रहा है 1850 है अगस्त की सेल। और सितंबर की 2000 में से 50 माइनस कर दें, मीन 1950। According to the above table, which of the following statement is true? September total sales are 3.5% greater than August sale. आप ऐसा कर लेते हैं कि हम देखते हैं कि सितंबर की जो सेल्स हैं वो कितने परसेंट इंक्रीज हुई है। हम पहले वो कैलकुलेट कर लेते हैं। इंक्रीज कितनी हुई है? 100। और ओरिजिनल कितनी थी? 1850। ऐसे ही है ना। आपका इंक्रीज कितना हुआ अगस्त से सितंबर? 100 का। और ओरिजिनल डिवाइड करते हैं हमेशा ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल नंबर से 1850 इंटू 100। ये नंबर क्या बनता है? कितने परसेंट बनता है? 5.4% इंक्रीज। सो ऑप्शन ए में वो कह रहा था, वैसे तो हमें डायरेक्ट तो चला जाना चाहिए डी और ई, लेकिन चले पढ़ लेते हैं। September total sales are 3.5% greater? No. September total sales are 2.5% less? No. September total sales are 2.5% greater? No. September total sales are 5.4% less? No. September total sales are 5.4% greater than August. So option E. माइनस मुझे भी इससे कंफ्यूज किया था, लेकिन ये बेसिकली वो ऐसी डैश डाली हुई है उसने, इसको बताना चाहिए था कि एरो डाल देना चाहिए था कि इसका मीनिंग क्या है। इस रेक्टेंगल का मीनिंग है 1000 पैकेट सोल्ड, ये माइनस नहीं है बेसिकली। ओके जी, ये तो था आपका क्वेश्चन 16। इस सेक्शन में कोई और क्वेश्चन है? 18। Which of the following is the product of two prime numbers whose difference is 21? उन नंबर का डिफरेंस 21 हो और प्रोडक्ट एक प्राइम नंबर हो।
नहीं, प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग, इन प्रोडक्ट तो इनमें से कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो दोनों नंबर क्या होने चाहिए, वो 20, उनका डिफरेंस 21 होना चाहिए, वो दोनों प्राइम होने चाहिए, उनका प्रोडक्ट उनमें से फिर क्या बनेगा। अच्छा, ऐसे कौन से नंबर थे भाई? सो डिफरेंस हमें पता है 21 है, तो सबसे दो तीन केसेस देख लेते हैं, फिर हमें शायद अंदाजा हो जाए। अगर एक नंबर 2 ले लें, डिफरेंस 21 बनाने के लिए दूसरा 23 लेना पड़ेगा। ये तो मेरा पहला केस ही आ रहा है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। मैंने बेसिकली 2 से, सबसे फर्स्ट प्राइम नंबर 2 है ना, मैंने वहां से स्टार्ट लिया। अब अगर एक मैंने 2 लिया, दूसरा 23 क्यों लिया मैंने, क्योंकि मुझे डिफरेंस 21 रखना था। तो पहला केस ही उसमें अप्लाई हो गया। अगर ना आता तो मैं फर्दर कुछ करता जाता, 2 और 21, 23 की जगह मैं 3 और कुछ और नंबर लेता, फिर 5 और कुछ और नंबर लेता, लेकिन वो फर्स्ट ही क्लिक कर गया। सो ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट बताइए भाई। इसी का 17, ये पेरीमीटर पता है ना क्या होता है? बाउंड्रीज, सब बाउंड्रीज को ऐड कर। तो अगर आप देखें तो बाकी बाउंड्रीज ऐड करें, 5 + 6 11 + 8 19, 19 + 2 21। तो आंसर तो 21 से ज्यादा ही होगा, लेकिन सारी ऑप्शन 21 से भी ज्यादा ही है। अब आपको फर्दर चेक करना पड़ेगा कि व्हाट इज एक्स। उसके लिए मुझे लग रहा है कि एक्स पाइथागोरस थ्योरम से आएगा। आप बताइए कि ये लेंथ कितनी है। ये अगर 2 है, ये इधर 2 है, दिस इज 2, फुल 6 है, तो इसका मतलब ये 4 बनेगा। कैन आई से दिस इज 4? इसी तरह बाकी वो फुल 8 है, नीचे 5 है, तो दिस इज 3। और मैंने कहा था पाइथागोरस थ्योरम लगाने की जरूरत नहीं है, पाइथागोरियन ट्रिपल बन रही है, 4 3, थर्ड साइड विल बी 5। पाइथागोरियन ट्रिपल मैंने कहा था कुछ याद होनी चाहिए। अगर याद नहीं होंगे तो आप फिर ये पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर आने पे एक्स 5 आएगा। तो पहले आपका पेरीमीटर 21, बाकी सब सम 21 था आई थिंक। तो आप 5 ऐड कर लें, 26। तो पेरीमीटर ऑफ द फिगर विल बी 26। नेक्स्ट, सेक्शन 5 में से 21 कहाँ आया? 5 21। जी रयान, आई थिंक यही क्वेश्चन कह रहे हैं आप। ओके, देखिए इट सेज द फिगर अबव इज द डायग्राम ऑफ इंडस्ट्रियल फैन ब्लेड। If the fan's maximum blade speed is 100 revolution per 10 seconds, 100 revolution per 10 second, इसका मतलब 10 revolution per second. What is the greatest distance in feet that any point on the blade could travel in 30 seconds? पहले तो मुझे ये बताइए कौन सा ब्लेड के ऊपर पॉइंट होगा जो सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। मैं एक कोई ब्लेड ले लेता हूं, उसके ऊपर मैं 3 पॉइंट बताऊंगा। एक, चलें ज्यादा ले लें, 2 3 4, नंबरिंग करो 1 2 3 4। जब ये फैन मूव करेगा, इस ब्लेड के ऊपर मैंने कोई से 4 पॉइंट लेबल कर दी। आप मुझे बताइए कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? 4। इसका मतलब हमें बाकी कैलकुलेशन नहीं करनी, हमने 4 को देखना है सिर्फ। अब 4 डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा? 4 अगर देखा जाए तो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ना। इस डिस्टेंस ट्रेवल को हम कहते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ऐसे ही है,
हमने देखना है कि 30 सेकंड्स में कितना ट्रेवल करेगा। आप देखिए कि एक सेकंड में ये कितना ट्रेवल कर रहा है, सॉरी एक रेवोल्यूशन में कितना ट्रेवल। एक रेवोल्यूशन का मतलब वन कंप्लीट साइकिल, सर्कमफ्रेंस इक्वल टू 2 पाई आर। यही फॉर्मूला होता है ना सर्कमफ्रेंस का। अब आपको उसके लिए रेडियस चाहिए। क्या हमारे पास रेडियस है? ये अगर 4 फीट है तो ये भी 4 फीट है। व्हाट्स द थर्ड साइड? थर्ड साइड क्या होगी? 4 अंडर रूट 2। कैसे पता चला मुझे विदाउट वर्किंग? ये कौन सी ट्राइंगल है? ये 45 45 90 वाली ट्राइंगल है। ऐसे ही है ना? कैसे पता चला 45 45 है? 90 तो पता चल रहा है। वो बाकी दोनों साइड इक्वल है। और आपको पता है 45 45 ट्राइंगल में जो रूल मैंने आपको बताया, वो जो इंस्ट्रक्शन पेज पे गिवन है, फॉर्मूला शीट गिवन है कि अगर एक साइड एक्स होगी दूसरी एक्स होगी तो हाइपोटेन्यूज विल बी एक्स अंडर रूट। तो मैंने उस बेसिस पे लिख दिया ये 4 अंडर रूट 2 है। अब ये 4 अंडर 2 डायामीटर है। रेडियस क्या होगा? चलिए डायमीटर लिख देते हैं, पाई इंटू 2 आर। ये जो फॉर्मूला है उसको पाई इंटू 2 आर कर देते हैं ना। 2 आर डायमीटर ही होता है ना। तो इसका डायमीटर 4 अंडर रूट 2 है, तो पाई इंटू 4 अंडर रूट 2 मतलब ये है एक साइकिल में जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा। आपसे पूछा है 30 सेकंड में कितना ट्रेवल होगा। सो 100 रेवोल्यूशन है 10 सेकंड में, इसका मतलब 300 रेवोल्यूशन होंगी 30 सेकंड्स में। एक रेवोल्यूशन में ये है, सो 300 में कितना होगा? सो 300 मल्टीप्लाई बाय 4 अंडर रूट 2 पाए। तो ऑप्शंस देखते हैं कौन सी बेस्ट है। सो 300 इंटू 4 बन रहा है 1200 अंडर रूट 2 पाए। ऑप्शन ई, दिस इज द राइट आंसर। जी रायान, क्लियर है ये? ओके जी, नेक्स्ट बताइए। सॉरी 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 सॉरी, मुझे अब पता चला है कि मैंने अफान अच्छी खासी आपकी कर ली थी कि आपने प्रैक्टिस टेस्ट नहीं अटेम्प्ट किया। चलो अच्छा हुआ आपने कुछ नहीं सुना। बहरहाल, जिन्होंने अभी तक अटेम्प्ट नहीं किया प्लीज प्रैक्टिस टेस्ट आप 3 कल के लिए अटेम्प्ट कीजिएगा और 4 भी कोशिश करें। और जो लोग अटेम्प्ट नहीं कर रहे उनका पहले देखे, खान एकेडमी वाली प्रैक्टिस की वो मिस कर चुके हैं और अब ये भी प्रैक्टिस टेस्ट मिस करते जाएंगे। टाइम आपके पास 22 डेज रह गए हैं, टाइम कम रह गया है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा स्कोर आएगा। सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज।